हैं इंडिया न्यूज, आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। 14 राज्यों की 91 सीटों पर मतदान सुबह 7 बजे से ही लगातार जारी है। लोग अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं, बढ़ चढ़कर लोकतंत्र के सबसे बड़े महापर्व में हिस्सा ले रहे हैं और अब उम्मीदवार भी अपने घरों से निकलने लगे हैं। गुड़गांव की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां से योगेंद्र यादव आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार हैं। वो किस तरह से लोगों से मुलाकात करते हुए, उनका अभिवादन स्वीकार करते हुए, आपको बता दें कि चुनावी नतीजों का अनुमान आज से 1 साल पहले तक वो लगाते आए हैं, लेकिन इस बार उनके लिए खुद अपने नतीजों का अनुमान लगाना इतना आसान नहीं है। लेकिन जीत के दावे बार बार उनकी ओर से किए जा रहे हैं। गुड़गांव में प्रमुख उम्मीदवारों की अगर हम बात कर लें तो राव इंद्रजीत सिंह, जिन्होंने हाल ही में 13 सितंबर 2013 को कांग्रेस पार्टी छोड़ी थी, बीजेपी ज्वाइन कर ली है। जाकिर हुसैन है आईएनएलडी की ओर से और राव धर्मपाल कांग्रेस पार्टी की ओर से। फिलहाल डॉक्टर हर्षवर्धन की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। चांदनी चौक से बीजेपी के उम्मीदवार, कृष्णानगर से मौजूदा विधायक अपने पूरे परिवार के साथ वो वोट डालने के लिए पहुंचे हैं और इसी तरह की तस्वीरें विधानसभा चुनावों के दौरान भी हमने देखी थी। तो डॉक्टर हर्षवर्धन पूरे परिवार के साथ पहुंचे हुए हैं वोट डालने के लिए। लेकिन साउथ दिल्ली से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार देवेंद्र सहरावत भी अपनी जीत को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त हैं। उनसे बातचीत की है हमारे संवाददाता ने, सुनिए। दक्षिणी दिल्ली में मतदान शुरू हो चुका है। इस समय हम दक्षिणी दिल्ली के महिपालपुर में मौजूद हैं। महिपालपुर में मतदान शुरू हो चुका है, 7 बज चुका है। 7 बजे से ही भारी तादाद में लोग यहाँ अपने मतों का प्रयोग करने आए हैं। हमारे साथ इस समय आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी कर्नल शेरावत साहब हैं। सर, शुरू हो गया है, आपका भी वोट यहीं पे है, क्या लगता है? मामला माहौल आप देख रहे हैं, लोगों में बहुत उत्साह है और लोग चाहते हैं कि जल्द से जल्द आकर अपना वोट डालें। और महिपालपुर में जो उत्साह है उससे साफ नजर आ रहा है कि क्या हो रहा है और क्या रुख होने वाला है। तो आम आदमी पार्टी की जो बात है वो बिल्कुल लोगों के जहन तक चली गई है और बहुत बढ़िया नतीजा निकल रहा है। मतदान का एक दिन पहले जो होता है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि आप उम्मीदवार हैं, आप फील कर रहे होंगे, नींद नहीं आती। रात में नींद अच्छी आई है? देखिए, हम तो फौजी आदमी हैं, हमने जीवन में बहुत सारी ऐसी रातें काटी है जिसमें कि अगले दिन आपको महत्वपूर्ण काम करना है। और फौज में तो 72 घंटे बिना सोए हुए काम करने की भी ट्रेनिंग देते हैं। तो इस तरह की बातें तो हमने देखी हैं और देखते हैं क्या होने वाला है। लेकिन जो हमें हमारे तक बातें आई हैं ये बिल्कुल स्पष्ट है, दक्षिणी दिल्ली में आम आदमी पार्टी की तरफ जनता का रुझान बिल्कुल साफ है। दक्षिणी दिल्ली बीजेपी का गढ़ माना जाता है। 2009 के चुनाव को छोड़ दें तो बीजेपी की लगातार लोकसभा चुनाव में यहाँ पे फतह मिली हुई है। ऐसे में चुनौती आपको बीजेपी से तगड़ी मिलने वाली है। मोदी की लहर है। कांग्रेस में माना जा सकता है एंटी इनकम्बेंसी है, जिसका फायदा आम आदमी पार्टी को विधानसभा चुनाव में मिला था, लेकिन कहीं ना कहीं ग्राफ गिरा है। देखिए, वो सब बातें पुरानी हो गई हैं। जब हम लोग निकलते हैं सड़कों पर और जब आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता पसीना बहाते हैं तो सारी लहरें गायब हो जाती है, सब गायब हो जाता है। और अब की बार तो जनता बिल्कुल साफ है। जनता को मालूम है कि भाई पैसे इकट्ठे होने बंद हो गए थे, सड़कों पर राहत हो गई थी, डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर में पटवारी नोट नहीं मांग रहा था, तो सारी बातें बदल गई थी। जनता ने जो है आम आदमी पार्टी की बढ़िया जो है 49 दिन की सरकार देखी है और उसको जनता चाहती है वो बढ़े। जो सच्चाई ईमानदारी उन्होंने चखी है वो चाहती है कि वो जो है लगातार चलती रहे। लेकिन जनता ये भी चाहती थी कि जो 49 दिन का टेन्योर था वो थोड़ा लंबा होता तो और ज्यादा अच्छा होता, लोकसभा चुनाव में आपको फायदा मिलता। होगा 28 से जब 40-45 होंगे तब वो भी होगा और जनता की मर्जी अनुसार जो है दिल्ली नहीं पूरे देश में जो है बदलाव। अगर हम बात करें 7 सीटों में कितनी सीट लगा रही है आम आदमी पार्टी अपने लिए दिल्ली में? सफाया करेंगे बिल्कुल, आम आदमी पार्टी बिल्कुल 7 पर। बिल्कुल, कर्नल शेरावत जी का कहना है कि आम आदमी पार्टी दिल्ली में 7 में से 7 सीटें जीत सकती है। यानी 2009 में जो करिश्मा कांग्रेस ने किया था वो करिश्मा आम आदमी पार्टी करने का दावा कर रही है। देखना दिलचस्प होगा कि आखिर मतदाता आम आदमी के वादों पर कितना भरोसा करता है। कैमरामैन सुनील के साथ आशीष सिन्हा, इंडिया न्यूज दिल्ली। कर्नल देवेंद्र सहरावत के सामने रमेश कुमार और रमेश विधूड़ी हैं। देखना दिलचस्प रहेगा कि इस बार दक्षिणी दिल्ली का सियासी मिजाज किस कर पर बैठता है। फिलहाल सीधे रुख करेंगे इलेक्शन रूम का, जहां से राकेश हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं और वो आपको बताएंगे कौन कौन से दिग्गज ऐसे हैं जिनकी प्रतिष्ठा इस बार दांव पर लगी हुई है। राकेश।
बिल्कुल चित्रा, 14 राज्यों की 91 सीटों पर मतदान हो रहा है और दिल्ली का दरवाजा खुलेगा इन सीटों से, ऐसा कहा जा सकता है। देवेंद्र सहरावत की बात जरूर सुन रहे थे। 49 दिनों की सरकार थी, लेकिन फिलहाल 29 सीटों पर हम बताएं कौन से बड़े उम्मीदवार हैं जिन पर खासतौर पर नजर रहेगी। शुरुआत चंडीगढ़ से करेंगे। चंडीगढ़ में पवन बंसल, किरण खेर और गुल पनाग ये बड़े उम्मीदवार हैं जिन पर नजर रहेगी। इसके बाद हिसार की ओर रुख करेंगे। हिसार से आपको बताएं कुलदीप बिश्नोई, दुष्यंत चौटाला, प्रोफेसर संपत सिंह, इन पर खासतौर पर नजर रहेगी। उसके बाद रोहतक की ओर रुख करेंगे क्योंकि यहां पर बहुत खास उम्मीदवार है। दीपेंद्र हुड्डा है, खुद भूपेंद्र हुड्डा के बेटे हैं। उसके बाद ओम प्रकाश धनखड़ आप देखिए, फिर उसके बाद शमशेर सिंह, ये चुनावी मैदान में है। गुड़गांव की ओर, जिसका जिक्र आप थोड़ी देर पहले कर रही थी, राव इंद्रजीत सिंह मैदान में है, कांग्रेस से बीजेपी में आए। इसके बाद राव धर्मपाल कांग्रेस से, योगेंद्र यादव है जो अभी थोड़ी देर पहले स्क्रीन पर दिखाई भी दिए थे किस तरीके से लोगों से मिल रहे थे। तिरुवनंतपुरम की ओर रुख करेंगे। केरला से, यहां से शशि थरूर है चुनावी मैदान में, कांग्रेस के शशि थरूर है, उन पर खासतौर पर चित्रा नजर आएगी। उसके बाद ओ राजगोपाल है बीजेपी के, साथ ही बेनेट अब्राहम है सीपीएम के, और माना जा रहा कि कांग्रेस और सीपीएम के बीच में यहां पर मुकाबला रहेगा। जबलपुर का रुख करेंगे क्योंकि यहां पर भी खास नजर आएगी। राकेश सिंह बीजेपी से और विवेक तनखा कांग्रेस से, ये चुनावी मैदान में है। इसके बाद चित्रा रुख करेंगे हम आपका दोबारा, और जिन जिन दिग्गजों की प्रतिष्ठा डाउन पर लगी हुई है उनके बारे में विस्तार से हम चर्चा को आगे बढ़ा लेते हैं। लेकिन सबसे पहले दीपक जी आपसे ही ये सवाल, आप डॉक्टर हर्षवर्धन अपने पूरे परिवार के साथ निकले हुए थे वोट डालने के लिए। वोट डालने के बाद वो आकर मीडिया से मुखातिब होंगे, लेकिन उनके लिए चांदनी चौक की राह क्या आसान है? सिंगल के ये तो हमारे भी रह जाएगा ना, ये क्या एक साथ कर लीजिए। योगेंद्र यादव कुछ कह रहे हैं, गुड़गांव से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार, उनको सुन लेते हैं। आप सब जोड़ लीजिए। ठीक है। सर बताइए सर, आप क्या एक्सपीरियंस है आपका, क्या ओपिनियन है आपका? 2 महीने की चुनाव प्रचार के बाद वो घड़ी आ गई जिसका इंतजार था। मेरे लिए बहुत अद्भुत अनुभव रहा है सीखने का, क्योंकि सच बात यह है कि इससे समझ आया कि राजनीति हमें कितनी कम समझ आती है। सीखने का इस लिहाज से भी कि ये इलाका जो मेरा अपना इलाका है, मेरी मातृभूमि है, मेरी कर्म भूमि है, उसके बारे में भी कितना कम जानता था और कितना कुछ इसके बारे में सीखने समझने का मौका मिला। और एक ये सीखने को मिला कि कितना प्यार मिलता है। राजनीति को लोग छीना झपटी का खेल मानते हैं, राजनीति को मानते हैं कि बस लेन देन और इस तरह का खेल है। पिछले 2 महीने में ऐसे ऐसे लोगों से निस्वार्थ स्नेह मिला, काम मिला, जम्मू कश्मीर से, तमिलनाडु से, बिहार से, मध्य प्रदेश से, कहां से लोग आए हमारे कैंपेन में मदद करने के लिए। योगेंद्र यादव को आप सुन रहे थे। 1 साल पहले तक चुनावी नतीजों का वो अनुमान लगाते रहे हैं, लेकिन इस बार खुद को लेकर अनुमान लगा पाना उनके लिए जाहिर तौर पर बेहद मुश्किल रहने वाला है। उनके बारे में हम चर्चा करेंगे, लेकिन हमारे कुछ सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवि शर्मा नोएडा से जुड़ चुके हैं, विपिन परमार चंडीगढ़ से, उसके अलावा नागपुर से हमारे साथ राजेश जुड़ेंगे, उनके पास भी हम चलेंगे। लेकिन सबसे पहले रवि आपका ही रुख करते हुए, नोएडा में क्या स्थिति इस वक्त देखने को मिल रही है? लोगों में कितना उत्साह है? देखिए चित्रा, मैं इस वक्त सेक्टर 15 के पोलिंग बूथ पर हूं। यहां पर मतदान 7 बजे शुरू हुआ था और उसके बाद से ही लगातार ये मंजर है। लोग आ रहे हैं, लगातार अपने मतदान का इस्तेमाल कर रहे हैं और मताधिकार का प्रयोग कर जा रहे हैं। उनकी जगह पर नए मतदाता यहां पर आकर उनकी जगह ले लेते हैं। लेकिन ये जो चुनावी समीकरण है इस सीट का, खास तौर पर मैं बताना चाहूंगा कि अजीब तरीके से बिगड़ गया है इस बार। यहां पर कांग्रेस की तरफ से रमेश चंद्र तोमर को उतारा गया था, जो कि ठीक 1 हफ्ता पहले मतदान के दिन से अब छोड़कर बीजेपी में चले गए। कांग्रेस को उन्होंने छोड़ दिया और ये सीट खाली हो गई, यानी यहां से बिना लड़े ही कांग्रेस इस लड़ाई से बाहर हो गई है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि कुल करीब 20 लाख वोटर यहां पर और निर्दलीय और सभी पार्टी के उम्मीदवारों को मिलाकर कुल 24 प्रत्याशी यहां से खड़े हुए हैं, जिनका यहां से फैसला होना है, जिसमें पता चलेगा कौन हारा कौन जीता। लेकिन जो लड़ाई यहां पर है इस वक्त, कुल मिलाकर देखी जाए तो पिछली सीट इन्होंने सुरेंद्र सिंह नागर ने जीती थी, जो कि बीएसपी से थे। लेकिन इस बार बीएसपी ने उनको भी उनका टिकट काट दिया और उनकी जगह पर सतीश कुमार को यहां से
चुनाव लड़ने का मौका मिला है। समाजवादी पार्टी की तरफ से नरेंद्र भाटी हैं और डॉक्टर महेश कुमार शर्मा ये बीजेपी की तरफ से लड़ रहे हैं और आम आदमी पार्टी भी यहां से किस्मत आजमा रही है। किशन पाल सिंह आम आदमी पार्टी की तरफ से ये चुनाव में यहाँ पर खड़े हुए हैं। दिलचस्प होगा देखना इस लिहाज से, क्योंकि जैसे ही रमेश चंद्र नागर जैसे ही बाहर हुए हैं इस लड़ाई से, तो जो 4.25 लाख यहाँ पर वोटर थे, ठाकुर वोट जो थे, अब वो बटेंगे और वो किस तरफ जाएंगे, रुख क्या होगा, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। और बीजेपी में क्योंकि वो गए हैं रमेश चंद्र, तो जाहिर तौर पर रवि आती हूँ मैं आपके पास। आशीष खेतान नई दिल्ली से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। वोट डालने के लिए भी लड़ रहे हैं, वोट पहले डालने के लिए भी लड़ रहे हैं, लाइन में कोई खड़ा नहीं होना चाहता है। लेकिन ठीक है, ये एक चीज दिखाता है कि जनता के अंदर खुद पेशेंस नहीं है, सही काम करने आए लेकिन गलत लाइन से जाना चाहते हैं। आपको लगता है कि इस बार बदलाव की वोटिंग होगी? बदलाव की वोटिंग होगी। क्या अपील करेंगे जो पहली मर्तबा वोट करने जा रहे हैं? जो पहली मर्तबा वोट करने जा रहे हैं उन्होंने सिर्फ कांग्रेस का कुशासन देखा है। 10 साल से कांग्रेस केंद्र में है, 15 साल से कांग्रेस दिल्ली में थी। तो जो पहली बार वोट करने जा रहे हैं उन्होंने कांग्रेस के अलावा किसी और पार्टी को दिल्ली राज्य में और केंद्र में सत्ता में नहीं देखा है। तो उन्होंने जो देखा है उसके आधार पर वो वोट करेंगे। ऑप्शन खुले हैं उनके लिए। पहली बार दिल्ली में एक विकल्प है, वरना दिल्ली में विकल्प 2 ही थे, कांग्रेस या बीजेपी। पहली बार दिल्ली में जनता के सामने एक ईमानदार विकल्प है। आशीष खेतान के सामने मीनाक्षी लेखी बीजेपी से और अजय माकन है कांग्रेस पार्टी से। अजय माकन जाहिर तौर पर बहुत सालों से वहां से चुने जाते रहे और उनका गढ़ भी माना जाता है, लेकिन इस बार मुकाबला बेहद दिलचस्प वहां पर देखा जा रहा है। नागपुर से हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं, आप सवाल कुछ तो ये सीधे लिए चलते हैं आपको नागपुर। हमारे सहयोगी राजेश कुमार वहां से मौजूद है। राजेश, नितिन गडकरी, विलास मुत्तेमवार वर्सेस अंजलि दमानिया, कहां है तीनों महारथी आज? देखिए, इस वक्त मैं जिस पोलिंग बूथ पे खड़ा हूं दीपक जी, वहां पर नितिन गडकरी का इंतजार किया जा रहा है। कुछ ही देर में नितिन गडकरी इसी पोलिंग बूथ पर अपने परिवार के साथ आएंगे और अपना मत जो है यहां पे रखेंगे। ये पोलिंग बूथ जो है वो सवेरे से काफी यहां पे लोगों की जो है वो संख्या देखी जा रही है और खास करके महिलाएं और बुजुर्ग वो काफी संख्या में सवेरे से वोटिंग करने आ रहे हैं। नितिन गडकरी किसी भी वक्त यहां पे आ सकते हैं। यहां पर त्रिकोणीय मुकाबला है। नितिन गडकरी जो है वो कांग्रेस के किले में सेंध लगाने की कोशिश कर रहे हैं दीपक जी। 4 बार सांसद रहे हैं विलास मुत्तेमवार, वो उनको चुनौती दे रहे हैं नितिन गडकरी। साथ ही अंजलि दमानिया जिन्होंने नितिन गडकरी पर ढेरों आरोप लगाए थे और उस वजह से वो चर्चा में आई थी, उस वजह से वो आम आदमी पार्टी का एक चेहरा बनी थी, वो नितिन गडकरी को मुंबई से आई हैं चुनौती देने। उनके खिलाफ उनके पर आरोप भी लगा कि पैराशूट कैंडिडेट हैं, वो मुंबई की रहने वाली हैं, नागपुर के लिए क्या करेंगी, लेकिन वो उन्हें चुनौती देने यहां पे पहुंची हैं। फिलहाल नितिन गडकरी का इस पोलिंग बूथ पर इंतजार किया जा रहा है। महिलाएं और बुजुर्ग खासकर उनमें उत्साह ज्यादा देखा जा रहा है और काफी भारी संख्या में यहाँ पे लोग मतदान करने पहुंच रहे हैं। जी विकली चलते हैं विपिन परमार के पास। विपिन, चंडीगढ़ में चंडीगढ़ का जो मुकाबला है वो स्टार वाला कॉन्टेस्ट है। एक तरफ गुल पनाग है, एक तरफ किरण खेर है और एक तरफ पवन कुमार बंसल हैं। आपको क्या देखने को मिल रहा है? किस तरह की कैंपेनिंग वहां पर हुई और मतदान के दिन उसका क्या असर दिखाई पड़ रहा है ग्राउंड पर? देखिए दीपक जी, बिल्कुल अगर बात करें जिस तरह से लेडीज वर्सेस पवन बंसल डिम्पल कॉन्टेस्ट भी इसे जोड़कर देखा जा रहा है। गुलपनाग किरण खेर की बात करें तो जिस तरह से पैराशूट कैंडिडेट के माध्यम से उन्हें बताया जा रहा था, भाजपा की ओर से किरण खेर को उतारा गया। पहले सविता भट्टी के नाम पर आम आदमी पार्टी के द्वारा ये टिकट दी गई थी। पवन कुमार बंसल के लिए दिक्कतें रेलगेट स्कैम के द्वारा बढ़ा दी गई। एंटी कन्विंसिंग का दौर काफी ज्यादा उनके खिलाफ रहा, लेकिन जब कैंपेन पूरी करें उसके पहले छिंदवाड़ा की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को। छिंदवाड़ा से मौजूदा सांसद कमलनाथ, जो इस बार भी मैदान में है कांग्रेस पार्टी की ओर से, मंदिर में जाकर दर्शन किया है भगवान का उन्होंने। उसके बाद वोट डालने के लिए वो पहुंचे हुए थे। आपको बता दें कि शहरी विकास मंत्री हैं और कमलनाथ 1980 में पहली बार संसद में चुनकर गए थे। पूजा भी किसकी कर रहे? जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर। बिल्कुल, पूजा करने हनुमान जी के मंदिर में पहुंचे हुए हैं कमलनाथ और उन्होंने जीत का दावा भी अपनी ओर से किया है और जाहिर तौर पर एक तरह से अपना गढ़ बना लिया है। छिंदवाड़ा को बीजेपी चुनौती दे पाएगी क्या यहाँ पर? बीजेपी हमेशा चुनौती देने की कोशिश की है। एक बार ये सीट सुंदरलाल पटवा ने छिंदवाड़ा से हराकर जीती भी है और सिर्फ एक बार ही जीते है भारतीय जनता पार्टी ने, लेकिन इस बार मुकाबला कड़ा है, इसीलिए पूरा दमखम लगा रहे हैं छिंदवाड़ा के अंदर कमलनाथ।
दिलचस्प होगा यहाँ का मुकाबला, लेकिन कमलनाथ कम से कम कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहे हैं। सुनते हैं क्या कह रहे हैं। आप मतदान करने के लिए जा रहे हैं, आप लगातार 8 बार सांसद चुने गए हैं, क्या आपकी इसके समय आपके मन में क्या चल रहा है? मेरे मन में भविष्य में मुझ पर कौन सी जिम्मेदारी और मेरा छिंदवाड़ा के प्रति जो चुनौतियां हैं वो मेरे मन में है। इस समय देश के राजनीतिक माहौल को देखते क्या लगता है आपको, कितनी प्रबल चांसेस हैं आपके छिंदवाड़ा से वापस चुने जाने के? मुझे पूरा विश्वास छिंदवाड़ा की ताकतों पर है। मुझे 34 साल मुझे अपना प्यार और विश्वास दिया और मुझे पूरी उम्मीद है फिर से प्यार और विश्वास। देश में मोदी लहर की बात चलाई गई चुनाव में। आप कमलनाथ को सुन रहे थे और इस बार चुनौती देने की कोशिश जरूर की गई है बीजेपी की ओर से, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि मोदी की हवा वहां पर चलेगी। और इसी सवाल के साथ अवधेश जी मैं आपके पास आ जाती हूं, लेकिन उसके पहले विपिन अपनी बात कर रहे थे, बीच में उन्हें रोकना पड़ा था। विपिन, ये बताइए कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिनको ध्यान में रखकर इस वक्त जनता वोट कर रही है वहां? देखिए, विकास और महंगाई का मुद्दा सबसे ज्यादा, अगर चंडीगढ़ की बात करें तो कॉलोनीज का वोट बहुत ज्यादा है। वोट बैंक की बात करें 6,19,000 वोटर आज चंद्रा यहां पर वोट करने जा रहे हैं। सेक्टर 28 के 211 पोलिंग स्टेशन के बाहर मैं खड़ा हूं। तकरीबन 9 बजे के करीब पवन बंसल यहां पर आकर अपना वोट डालेंगे, जबकि 2 अन्य जो उम्मीदवार हैं, किरण खेर जो कि भाजपा से हैं, आम आदमी पार्टी से गुलपनाग है, उनका वोट जो है वो चंडीगढ़ में नहीं है, लेकिन उनके द्वारा एक बार फिर से जो है हर पोलिंग स्टेशन पर जाकर सुबह 7 बजे से भी दोनों जो है वो पोलिंग स्टेशन पर जा रही है। डड्डू माजरा कॉलोनी में फिलहाल गुलपनाग गई हुई है, वहां पर उनके द्वारा जो है लोगों से आग्रह किया जा रहा है, वो दुखद स्थिति को भांपा जा रहा है। वहीं आप देख सकते हैं 32,000 युवा वोटर्स जो है पहली बार मत का प्रयोग यहां पर चंडीगढ़ में करने जा रहे हैं। 6,19,000 वोटर जो है, तकरीबन 600 ऐसे मतदान केंद्र बनाए गए हैं जहां पर मतदाता अपने मत का अधिकार का प्रयोग आज यहां पर कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कितने उम्रदराज लोग जो है व्हील चेयर्स पर आकर अपना जो है तकरीबन चौथी के द्वारा मत का प्रयोग किया गया है। तो जाहिर सी बात है त्रिकोणीय मुकाबला चंडीगढ़ में है, लेकिन देखना यह होगा कि आम जनता किसके सिर पर जो है जिस तरह से जो है उसे किसे राजा बनाती है और किसे रंग की कुर्सी पर बैठाती है। चंडीगढ़ की बात करें तो समीकरण जो है आम जनता के द्वारा जिस तरह से चलिए आपके पास दोबारा हम विपिन रुख करेंगे। और काफी ज्यादा भीड़ भी देखी जा रही है, लंबी लाइनें वहां पर लगी हुई हैं, काफी ज्यादा उत्साह भी इस वक्त वहां के मतदाताओं में देखा जा रहा है। बेहद दिलचस्प मुकाबला चंडीगढ़ में भी, लेकिन हमारे साथ तमाम खास मेहमान स्टूडियो में सुबह 7 बजे से ही लगातार बने हुए हैं, चर्चा कान में है, एक बार फिर से अपनी किस्मत के सहारे जीत का वो दावा कर रहे हैं। सीधे रुख करेंगे विपिन परमार, हमारे सहयोगी चंडीगढ़ से जुड़ चुके हैं। विपिन, आपके साथ एक परिवार मौजूद है, उनसे बातचीत कीजिए। कौन कौन से मुद्दे हैं जिनको ध्यान में रखकर ये परिवार वोटिंग के लिए आज पहुंचा है? बिल्कुल चित्रा, जिस तरह से उत्साह की बात करें तो चंडीगढ़ के वोटर्स में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। ये 4th जनरेशन है, यानी कि चौथी पीढ़ी, 4 पीढ़ियां एक साथ यहाँ पर वोट करने के लिए आई हैं। मैं सबसे पहले माता जी आपसे बात करना चाहूंगा, वोट डाला है, कितनी एक्सपेक्टेशंस है, क्या एक्सपेक्टेशंस है आपकी, क्या उम्मीदें हैं जो नेता जिसको वोट डाला है, क्या क्या उम्मीदें रखती हैं? क्या मैं क्या बताऊं? बेसिकली जी, इट्स अ वोट फॉर चेंज। विपिन के पास दोबारा हम चलेंगे। जाहिर तौर पर बहुत सारी उम्मीदें हैं, विकास तो बड़ा मुद्दा है ही, लेकिन नरेंद्र मोदी की हवा क्या वहां पर चल रही है, किरण खेर क्या जीतेंगी वहां पर, इस सवाल के साथ हम लौटेंगे अपने पैनल पर। लेकिन सबसे बड़ा सवाल नागपुर को लेकर भी है और जो इस वक्त ब्रेक के समय चर्चा का विषय भी बना हुआ था। सबसे पहले दीपक जी आपसे ये सवाल, नागपुर में नरेंद्र मोदी क्यों नहीं गए अपनी रैली के लिए? नागपुर में नरेंद्र मोदी क्यों नहीं गए, ये तो मैं अनुज जी से पूछूंगा, क्योंकि इसका सीधा जवाब अनुज जी के पास है। लेकिन जैसा कि इस चुनाव को देखने के बाद लगता है जो पहला चरण है उसमें अगर आरएसएस, बीजेपी और पूरी की पूरी लीडरशिप की प्रतिष्ठा किसी एक सीट पर दांव पर लगी हुई है तो वो नागपुर की सीट है। और नाक का सवाल बन गई है नागपुर की सीट। नागपुर की सीट कमजोर सीट मानी जाती है बीजेपी और आरएसएस के लिए, भले से आरएसएस का गढ़ हो, आरएसएस का मुख्यालय हो वहां पर, उसके बावजूद विलास मुत्तेमवार लगातार जीतते रहे हैं। सिर्फ एक बार बीजेपी के टिकट से बनवारी लाल पुरोहित वहां जीते थे, लेकिन उसके बाद कभी भी और उससे पहले कभी भी कांग्रेस बीजेपी का कोई कैंडिडेट वहां से नहीं जीता है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि इतने सबके बावजूद नितिन गडकरी और नरेंद्र मोदी की एक जॉइंट रैली आखिरकार नागपुर में क्यों नहीं हुई? अनुज जी, इसका जवाब मैं आपसे चाहूंगा। यानी कि 6-7 महीने पहले ही ये बात छन करके बीजेपी के अंदर से आ गई थी कि नरेंद्र मोदी पूरे देश में प्रचार कर रहे होंगे लेकिन नागपुर अछूता रह जाएगा।
उसका कारण यह है कि नागपुर, जैसा कि आपने कहा, बहुत कमजोर सीट भाजपा के लिए रही है। पूरे इतिहास में केवल एक बार 1996 में वो जीती है, और वो बनवारी लाल पुरोहित साहब जो कांग्रेस के सांसद होने के बाद फिर बीजेपी में आए थे, यानी उनका डीएनए कांग्रेस का था। बीजेपी के डीएनए का पहला व्यक्ति यदि जीत पा रहा होगा तो शायद इस चुनाव में वो जनता तय करेगी उस बारे में। दरअसल नागपुर की तासीर ऐसी है, वहां वोटर ऐसे हैं कि हरिजन, अनुसूचित जाति और मुस्लिम वोटर मिलकर के लगभग 50% हो जाते हैं, और ये चंक हमेशा कांग्रेस के साथ रहा है। इसलिए यहाँ आरएसएस का गढ़ होने के बावजूद भाजपा के लिए जीत बहुत कठिन रही है। गडकरी जी ने पिछले 5-7 सालों में मुस्लिम समाज के अंदर बहुत पैठ बनाई है। वहां नगर निगम के अंदर उन्होंने उपनेता तक का पद वहां दिया हुआ है, और इस कारण से उन्हें उम्मीद है कि मुस्लिमों का एक बड़ा हिस्सा उनको वोट करने वाला है। उसको कहीं तकलीफ न पहुंचे, इसीलिए मोदी नागपुर नहीं गए, अन्यथा नागपुर में उनकी सभा अवश्य हो जाती। ये सवाल बड़ा हो सकता है, आप पूछेंगे तो भाजपा के लोग ये कहेंगे, संघ के लोग ये कहेंगे कि यदि वो प्रधानमंत्री बनते हैं तो शायद उनकी पहली सभा वहां होने वाली हो। नहीं, लेकिन जो मुसलमानों की आप बात कर रहे हैं, उनको मालूम है कि प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी हैं। उनके वहां जाने और न जाने से उन पर क्या फर्क पड़ेगा? तो मेरा जो अपना आकलन है, आप जो कह रहे हैं वो भी शायद सोचा गया होगा कि नितिन गडकरी स्वयं ही चाहते थे कि मैं अपनी बदौलत इस सीट को जीत करके जाऊं। उनका पहला चुनाव था, वो जब अध्यक्ष थे तभी उन्होंने कह दिया था कि मैं नागपुर से चुनाव लड़ूंगा। इसीलिए उन्होंने जानबूझ करके नरेंद्र मोदी जी का कार्यक्रम नहीं लिया होगा कि यहां मैं स्वयं सक्षम हूं, आप दूसरी जगह जाइए। इसका सही जवाब मनीष दे पाएंगे, क्योंकि पूरा एक दिन उन्होंने नितिन गडकरी के साथ बिताया है नागपुर की गलियों में घूमते हुए। सीधे मनीष अवस्थी का हम रुख कर लेते हैं। मनीष, आप बताइए वजह क्या है, नरेंद्र मोदी नागपुर क्यों नहीं पहुंचे? शायद उन तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही। दोबारा से हम ये जानने की कोशिश करेंगे। संबित पात्रा बीजेपी के नेता स्टूडियो में हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संबित, वजह क्या रही है, तो अब सच क्या है पर्दे के पीछे? नहीं, बहुत कुछ स्पेकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल सीधे साधे रूप से जो दिख रहा है कि नितिन गडकरी इससे पूर्व के टर्म में राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे हैं, अपने आप में एक बहुत सक्षम नेता है, बहुत अरसे से वो नागपुर में काम कर रहे हैं। वहां एक एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी उन्होंने बहुत किया है, जो शुगर केन फैक्ट्रीज वगैरह के कारण से बहुत बड़े तादाद का क्या लेना देना है? नहीं, इसमें यही है, मैं यही बोल रहा हूँ कि आप देखिए मोदी जी का जो लिमिटेड टाइम है, वो जिस प्रकार से बाकी जगह जहां कमजोर है लोग वहां जाए, पहले 10 शहरों में आता है। नहीं, मैं मेरा कहना है जहां एक सक्षम सबसे कमजोर सीट है, वहां पे एक बार जीते हैं, वो भी बनवारी लाल पुरोहित के कारण। कमजोर सीट पे एक सक्षम उम्मीदवार लड़ रहे हैं। नितिन गडकरी अपने आप में सक्षम है कि वो सब कुछ को डील कर सके, हैंडल कर सके। तो स्वाभाविक रूप से उस समय का सदुपयोग मोदी जी कहीं और कर सके, इसलिए नहीं गए। इसमें दरअसल बहुत कुछ अंदरूनी राजनीति है ना, उसके बारे में अगर देखें, जो वहाँ के राज्य अध्यक्ष, जो महाराष्ट्र के भाजपा के अध्यक्ष हैं फडणवीस, वो कभी नितिन गडकरी के गुट में हुआ करते थे। जब से वो अध्यक्ष बने हैं तो गडकरी के सामने दिक्कत यह है कि उनको बीजेपी और आरएसएस ने सिर्फ नागपुर तक सीमित कर दिया है। अगर आप देखेंगे पिछले जब से लोकसभा चुनाव प्रचार शुरू हुआ है, गडकरी महाराष्ट्र में कहीं नहीं गए हैं, और बीजेपी ने उनको कहा भी है कि आप सिर्फ नागपुर तक सीमित रहे, बाकी महाराष्ट्र जो है वो फडणवीस देखेंगे, गोपीनाथ मुंडे देखेंगे। चलिए, कुल मिलाकर हमारे पैनल का अलग अलग विश्लेषण है। चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप कहीं मत जाइएगा। देश के यानी कि 14 राज्यों की 91 सीटों पर मतदान सुबह 7 बजे से ही लगातार जारी है। इस बड़ी खबर पर हम बने हुए हैं।